हे डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुबह सुबह का टाइम है, लेक्चर नंबर 3 मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सिस्टम को फाड़ना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जेईई मेंस और नीट का क्वेश्चन यहीं से आएगा, है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक PDF डाल दूंगा जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। लेक्चर नंबर 3 सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास। भाई ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? भाई किसी भी मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करने को बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। इसकी लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन होता है कि भाई प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम। इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम। इन ग्राम, या हम ये भी बोल सकते हैं इट इज द मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम इन ग्राम। भाई 1 मोल एटम के मास को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल एटम के मास किस में लेना होगा? ग्राम में। उसी को हम क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था भाई, है ना। जैसे अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि आपको RAM रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन है 14 AMU, और गिवन नहीं तो अपने को पता है AMU, इसलिए मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम क्या होगा? बोलो। 14/Na ग्राम। बोल सकते हैं क्या? AMU से ग्राम में तो कन्वर्जन बताया था पिछले क्लास में। 1 AMU इक्वल टू क्या होता है? 1 AMU इक्वल टू क्या होगा? 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। तो आपको AMU पता है तो ग्राम निकाल सकते हो। तो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन इक्वल टू 14/Na ग्राम, इसलिए मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम, 1 मोल को हम और क्या बोल सकते हैं? Na नाइट्रोजन एटम इज 14/Na इंटू Na। 14 Na कैंसिल होगा और आंसर होगा 14 ग्राम। तो भाई बिल्कुल सिंपल सा जवाब है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास AMU में आता था तो ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में आएगा। सिंपल सा एक ही लॉजिक है, तो ज़्यादा अपने को दिमाग लगाना है ही नहीं। अब भाई जैसे मैं तुमसे पूछूं एग्जाम्पल नंबर 2 कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा, तो होगा 12 ग्राम। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं पूछूंगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा, तो 16 ग्राम। भाई सिंपल सी लॉजिक है कि हर एक एटम का एक नंबर होता है और उसका मास होता है ना। उसके नंबर को बोलेंगे एटॉमिक नंबर और उसके मास को बोलेंगे एटॉमिक मास। तो अपने को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इस चैप्टर में आने चाहिए, क्योंकि जब ये आएगा तभी हम मोल की कैलकुलेशन को अच्छे से कर सकते हैं। तो भाई साहब अब चलते हैं अपनी दुनिया में, है ना, जिसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। और इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन भी करेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की आपको कैलकुलेशन भी करना है, एटॉमिक नंबर बताना है, एटॉमिक मास, क्योंकि ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बट आप 10th से 11th में आए हो तो आपके लिए तो सब कुछ नया ही है ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, है ना। आपको स्लो लगे तो 1.5x या 1.25x के स्पीड से देखना, बट देखना छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यदि मैं कोई एटम लूँ, है ना, कोई भी एटम ले लूँ, जैसे मैं कार्बन ले लिया तो C6H12 हम लोग लिखते हैं, ठीक है भाई।
तो जो ऊपर वाले नंबर रिप्रेजेंट होता है उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। और नीचे वाले को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं भाई? एटॉमिक नंबर। क्या बात समझ में आया? तो ऊपर वाले हो गया एटॉमिक मास, नीचे वाला हो गया एटॉमिक नंबर। तो भाई सबसे पहला डेफिनेशन मेरे से कोई पूछा जाए कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है, तो मैं एक लाइन में बोलूँगा कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उसी के नंबर को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो डायरेक्ट मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, एनी एटम। दूसरा डेफिनेशन यदि मेरे से पूछेगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, तो मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। भाई किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं उसी के नंबर को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, है ना। कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। अब भाई एक नोट पॉइंट लिखूंगा कि इफ एटम इज न्यूट्रल then number of proton equal to number of electron। यदि एटम न्यूट्रल है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बहुत छोटी छोटी पॉइंट है, बहुत छोटी छोटी पॉइंट है भाई, जो आप लोग 9th में पढ़ के आए हो। इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम then number of electron will increase। Number of electron will be increased। Third, if positive charge present on atom then number of electron will decrease। भाई नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन घट जाता है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई। अब भाई कुछ एटम की हम बातें करेंगे जिनके नंबर आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, जिनकी मास तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तुम्हें 9th में भी आता है, थोड़े बहुत पीरियडिक टेबल देखोगे, पीरियडिक टेबल डाउनलोड कर लेना या मार्केट से खरीद के स्टडी रूम में ज़रूर लगाना, क्योंकि एटम को बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। तो भाई पहला हमारे पास एटम है हाइड्रोजन, उसको हम 1H1, उसकी एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास कितना होगा? 1। दूसरा मैं बोलूँ हीलियम 2 और 4। थर्ड मैं बोलूँगा कार्बन, उसकी एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 14। फोर्थ मैं बोलूँगा नाइट्रोजन, उसके एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14। 5 मैं बोलूँगा ऑक्सीजन, जिसकी एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। 6 सिमिलर मैं बोलूँगा सोडियम। ये सब अपने लिए इम्पोर्टेंट है ना, अपने टिप्स पे होना चाहिए ताकि आगे के सारे क्वेश्चन बन जाए। ये होगा 11th और 23। उसके बाद मैग्नीशियम 12 और 24। उसके बाद एल्यूमिनियम 13 और 27। उसके बाद फास्फोरस 15 और 31। 10 नंबर सल्फर 16 और 32। 11th में मैं लूँगा क्लोरीन को 17 और 35.5। उसके बाद मैं पोटेशियम को लूँगा, पोटेशियम को 19 और 39।
13। यदि मैं कैल्शियम का लिया तो उसका एटॉमिक नंबर 20 और 40। कैल्शियम के बाद अपन किसको ले सकते हैं, कॉपर। कॉपर का 24 63.5 होता है। 15। यदि मैं मैग्नीज की बात करूं 25 55। आयरन सॉरी कॉपर का 29 होता है, सॉरी क्रोमियम का होगा, है ना। आयरन का 26 56। क्रोमियम का 24 52। इसके अलावा अपने को जिंक चाहिए, जिंक का 30 और 65। तो भाई इतने सारे एटम थे जिनके मैंने एटॉमिक मास बता दिया, है ना। जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इनके एटॉमिक मास तुम्हें आने चाहिए, है ना भाई। इनके एटॉमिक मास तुम्हें आने चाहिए। एक दो और बता दूं क्या, बेरिलियम का क्या होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9 और एक 20 अंत वाला तो सब वाला। लिथियम का 3 और 7। तो भाई एटॉमिक नंबर पता चल गया, एटॉमिक मास पता चल गया, है ना। तो अब अपने को ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन करना है। तो अब मैं हेडिंग डालूंगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने आना चाहिए भाई। जैसे मैं पूछूं कि ये सोडियम है, तो भाई नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बताता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताया, और ये क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये बताया। तो भाई इसमें प्रोटॉन कितना होगा, तो आंसर होगा 11। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बोलो 11, क्योंकि यदि न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। ये न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे। सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे, 23। अब चूंकि अपने को पता है प्रोटॉन 11th है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 23 माइनस 11th, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकल गया। न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल सा तरीका है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो। सेकेंड क्वेश्चन यही आ गया कि सोडियम प्लस में आप बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सर चार्ज आने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं। चार्ज आने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन था भाई, 11, अब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। प्रोटॉन 11 सेम रहेगा, न्यूट्रॉन 12 सेम रहेगा। मीन्स आपको तुम न्यूट्रॉन की बारे में है देखो, जब प्रोटॉन, ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है। सिर्फ चेंज किस में हुआ है, सिर्फ चेंज किस में हुआ बताओ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में। और जितने चार्ज आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की इंक्रीमेंट होगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा। सेकेंड मैं क्वेश्चंस देखूं, यदि मेरे पास मैग्नीशियम है 12 और 24, तो प्रोटॉन मैं बोलूँगा 12, इलेक्ट्रॉन बोल दूंगा 12, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 12, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इसके बराबर हो गया। न्यूट्रॉन 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, 12। बट थर्ड क्वेश्चन में मैं बोला सिंपल सा कि आप Mg+2 की बताओ भाई, तो बोलेंगे सर प्रोटॉन तो 12 होगा, बट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 10। इलेक्ट्रॉन 2 चार्ज आने से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, और न्यूट्रॉन अपना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या बात समझ में आया, क्या आप लोगों को समझ में आया भाई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एल्यूमिनियम 13 और 27 की बात करूं, तो प्रोटॉन कितना हो गया 13, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 13, न्यूट्रॉन कितना हो गया 14। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बात करें तो एल्यूमिनियम +3,
प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। देख रहे हो ना, जहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, और न्यूट्रॉन अपना 14 का 14 ही रहेगा। कुछ नेगेटिव पार्टिकल ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन 8 and 16। प्रोटॉन कितना होगा भाई, बोलो सर। प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन कितना है 8, न्यूट्रॉन कितना हुआ 8। ऑक्सीजन -2 में प्रोटॉन कितना होगा 8, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 10, न्यूट्रॉन कितना हुआ 8। तो भाई नेगेटिव चार्ज आने से, नेगेटिव चार्ज आने से क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया नेगेटिव चार्ज आने से। इस पे 2 नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रॉन पहले कितना था 8, अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 हो गया। क्या बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो 7 और 14 होता है। प्रोटॉन कितना होगा 7, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7, न्यूट्रॉन कितना होगा 7। बट यदि नाइट्रोजन -3 को करूँगा तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा 7, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10, और न्यूट्रॉन कितना होगा 7। तो भाई सिंपल सी लॉजिक यही है कि हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लिया। अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, है ना, अपना 10 हो गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन 7 था, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 10 हो गया। तो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा तो लॉन्ग नहीं करूँगा। आप किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। जैसे आपसे पूछे H2O, CO2, है ना, C12, X22, O11, शुगर दे दे, ग्लूकोज दे दे। आगे मैं सिखाऊंगा, मैं फार्मूला सिखाऊंगा, मोलिकुलर फार्मूला सिखाऊंगा। क्योंकि देखो ये मोल कॉन्सेप्ट है, बेसिक सी कॉन्सेप्ट सीखना होता है, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही एक दिन बड़े हो जाते हैं। बट आपको मेहनत करना है ना, रेगुलर करना है। ऐसा नहीं कि आज 4 दिन पढ़ लिए, है ना, आज 2 लेक्चर पढ़े तो कल नहीं। आप एक ही लेक्चर पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, है ना। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है जेई की प्रिपरेशन में, नीट के प्रिपरेशन में। बात समझ में आई भाई। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।